नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। इसमें आज हम क्या है कोशिका एवं कोशिका की संरचना का अध्ययन करने वाले हैं कि हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या देख लिया था। हमने जिसमें बायोजीव विज्ञान को स्टार्ट किया था उसमें हमने देख लिया था कि साइंस क्या होता है, साइंस के बाद साइंस के कौन कौन से पार्ट है, उनमें से हम सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं किससे, कोशिका पढ़ेंगे, फिर कोशिका के बाद आगे की चीजों को देखेंगे धीरे धीरे। पहले कोशिका, कोशिका से फिर हम जीव पर आएंगे, फिर वर्गीकरण देखेंगे, और वर्गीकरण के बाद क्या करेंगे, फिर ह्यूमन एनाटॉमी का जो मुख्य तंत्र होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अभी आज पहले लेते हैं कोशिका और कोशिका की संरचना। तो सबसे पहले कोशिका क्या है, फिर उसकी जाएंगे कोशिका की संरचना पर। तो कोशिका, तो जैसे कि क्या है कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग से आशय बिल्डिंग या मकान खड़ा करते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, उसकी फाउंडेशन चीज क्या होती है, उसमें एक चीज जो उसे बनाती है वो क्या होती है, ईंट। वो छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर हम इतना सारा बड़ा घर खड़ा करते हैं। बस उसी तरीके से क्या है, कोशिका क्या है, शरीर के लिए ईंट जैसी है। जैसे ईंट पे ईंट रख के मकान बनाया, वैसे ही कोशिका पर कोशिका रख के पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, तो कोशिका क्या है, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल क्यों, क्योंकि शरीर में जो भी क्रियाओं का संचालन हो रहा है, जिनसे कि हम चल पा रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उसे पचा रहे हैं, देख जो भी एक्टिविटी शरीर कर रहा है वो सब किससे हो रहा है, सारी कोशिकाओं की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनके कलेक्टिव होने के कारण, उनके इकट्ठे होने के कारण, एक दूसरे के सहयोग के कारण ही हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनका देखेंगे कि कोशिकाएं किस तरीके से उसकी संरचना है, वो अंदर कैसे काम कर रही है। तो हमने देख लिया कोशिका जीव की आधारभूत मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गई। फिर इस यूनिट के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या हो गया, कोशिका विज्ञान की हम क्या करते हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद ये देखिए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने, तो कोशिका की खोज की सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में एक विभिन्न क्या देखे, माइन्यूट से सेल्स देखे, या सेल को क्या है एक कक्ष भी बोलते हैं ना, छोटा वाला कक्ष। तो उसी के आधार पर उन्होंने उन सेल्स को देखा, तो उन्होंने नाम दिया सेल, छोटे छोटे कक्ष। 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ ये घटना हुई। इसके बाद सबसे पहले लाइव सेल देखी, तो वो देखी ल्यूवेनहुक ने। इसीलिए ल्यूवेनहुक को क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवाणु की सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा था, जीवाणु की सेल स्ट्रक्चर को। वो सबसे पहली जीवित कोशिका थी जिसका अध्ययन किया गया था। इसीलिए ल्यूवेनहुक को क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक, फिर किसी भी कोशिका की जो आमाप है, मतलब उसके ऊपर का नाप जिसे अपन कहें, वो उसकी आकृति, शेप और साइज कोई भी फिक्स नहीं होता। वो क्या है, निरंतर चेंज होते रहते हैं, तो शेप अलग अलग, शेप और साइज अलग अलग होती रहती है। इसीलिए क्या है, सिर्फ कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिन जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होगा, जिसमें मतलब एक ही यूनिट है, सिर्फ एक कोशिका है, एक ही ईंट है, वो क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव। जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी शरीर का संचालन कर रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और यहाँ पे देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है जो हम देखते हैं, तो वो है 0.1 माइक्रोन की है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जिसे बोला जाता है। वो सबसे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका, जीवित कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा बेसिकली पूरी नहीं होती है, अंडे का यॉक है जो पीतक होता है उसका, केवल उसे कोशिका के अंतर्गत माना जाता है। तो वो 170 mm के आसपास, वो नंगी आंखों से दिखने वाली, मतलब खुली आंखों से जिसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं बगैर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, ऐसी सबसे बड़ी सेल कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा।
तो अभी तक हमने देख लिया कि कोशिका क्या होती है, शरीर की आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। कोशिका का सबसे पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद सबसे पहली जीवित कोशिका किसने देखी थी? ल्यूवेन हॉक ने। और उसके बाद हमने क्या देखा कि कोशिका के आधार पर जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यही सब था। सबसे छोटी कोशिका देख ली पीपीएल और सबसे बड़ी कोशिका देख ली क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं कोशिका सिद्धांत पर। कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में एक थ्योरी दी गई जिसे बाद में कईयों अपोज भी हुए, लेकिन क्या है कि फिर भी उस समय के लिए तो ये महत्वपूर्ण ही थी। जब किसी के पास कोई डेटा नहीं हो और एटलीस्ट कुछ हो जिस पर हम काम कर सकते हैं, तो वही उस समय की बेहतर उपलब्धि कहलाएगी ना। तो कोशिका सिद्धांत उस समय की, जब कोशिका के बारे में बहुत कम जानकारी थी, तब किसी ने कोशिका सिद्धांत दिया, सील्डेन एवं स्वान ने, तो वो उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। कोई भी जीव हो वो किससे बना है? सिर्फ एक कोशिका से उसकी उत्पत्ति हुई है। एक कोशिका से उत्पत्ति होने के बाद क्या है? शरीर में एक या अनेक कोशिकाएं हो सकती हैं। आपकी उत्पत्ति एक कोशिका से होगी, इसके बाद शरीर में क्या है? या तो एक हो या अनेक कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका है वो अपने आप में क्या है? सेल्फ रिलायंस है, स्वाधीन इकाई है, किंतु फिर भी वे क्या करती हैं? आपस में मिलकर रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट के काम करती हैं, ताकि उनमें सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। ठीक है, और जो कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, जिस क्रिया से कोई कोशिका उत्पत्ति हुई है, उसमें क्या होती है? उसमें केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक या न्यूक्लियस है, वो प्रमुख डिसाइडिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो उसका प्रमुख एजेंट होता है। ठीक है, तो सील्डेन एवं स्वान, इसमें एक बॉटनिस्ट थे, एक जीव विज्ञानी थे। सील्डेन जिन्होंने 38 में और 39 में स्वान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसमें क्या कहा गया था कोशिका सिद्धांत में? कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है और प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बना है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र या स्वाधीन इकाई है, फिर भी वे आपस में मिलकर काम करती हैं। चौथा क्या है? कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से हुई है उसमें केंद्रक मुख्य भूमिका में होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन जब विषाणु का पता चला कि वो तो वो कोशिका सिद्धांत का अगेंस्ट हो गया। कैसे? कि ये कह रहे हैं सबकी एक कोशिका होती है। ठीक है, लेकिन विषाणु में तो कोई कोशिका होती ही नहीं है, उसके पास कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। वो यदि अपने होस्ट से बाहर है तो वो क्या है? डोरमेंट या मृत अवस्था में डाला रहेगा। वो जब अपने होस्ट में होगा तब वो क्या करेगा? अपने को बांटेगा, बढ़ेगा, अपने वृद्धि और विकास कर सकता है। तो वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम क्या? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये सब मत पढ़ो, ये सब मैं देखूंगा, आप ये देखो। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हो गई? जो आदिम प्रकार की है, जिसमें उतनी लीस्ट डेवलप्ड संरचनाएं पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी है? जिसमें क्या है? जिसमें कैसी संरचना पाई जाती हैं? डेवलप्ड टाइप की संरचना पाई जाती है, वो कौन सी हो गई? यूकैरियोटिक सेल। तो अब इसमें देखें तो इसके अंतर देखते हैं, तब क्या है? ये आदिम प्रकार की है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो कौन सी है? डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार की है। इसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें कोई केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही। इसमें कहाँ केंद्रक नहीं है, सब कुछ फैला फैला दिख रहा है, जबकि इसमें एक केंद्रक विशेष आंख जैसा बीच में दिखाई दे रहा है। तो इसमें सुविकसित केंद्रक, और ये मेनली इनके नाम भी इसी आधार पर रखे गए हैं। नाम में यहाँ देख रहे हैं नाम कैरियन, तो कैरियन से अर्थ होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो इसका कैसा है? प्रो प्लस कैरियन, मतलब जिसका केंद्रक आदिम प्रकार का है वो हो गई प्रोकैरियोटिक, और जिसका केंद्रक यू मतलब डेवलप्ड या विकसित प्रकार का, सुविकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है, वो हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। और ये हो गई प्रोकैरियोटिक, जिसका केंद्रक अल्प विकसित या अविकसित प्रकार का है, वो प्रोकैरियोटिक। जिसका केंद्रक डेवलप्ड प्रकार का है, वो कैसी हो गई? यूकैरियोटिक सेल।
ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रक पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, यहाँ पे कुछ नहीं पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे सारे झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाएगा, ये डॉटेड जो राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं हमें, ये राइबोसोम कैसे हैं, यहाँ पे 70 प्रकार के। इसके राइबोसोम यूकेरियोटिक के 80 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है 70-80 में, मतलब ये इसमें लीस्ट डेवलप, इसमें डेवलप्ड। ठीक है। इसकी सेल वाल है वो पतली होती है, इसकी सेल वाल, ये चूंकि एनिमल सेल है तो इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन यदि हम यहाँ पे प्लांट सेल लगाते तो उसमें दिखती। इसकी सेल वाल ज्यादा मोटी और थिकनेस लिए हुए होती है। इसकी जो कसाबिका है, ये जो फ्लैजिलम है, ये इसमें एक 9+2 की व्यवस्था होती है। 9+2 की व्यवस्था होती है कि ऐसे करके 9 माइक्रोफाइबर और बीच में 2, ऐसी संरचना पाई जाती है। इसे बोलते हैं 9+2 संरचना। मतलब 9 चारों तरफ से 9 माइक्रोफाइबर और बीच में 2 माइक्रोफाइबर होती हैं, तब उसे बोलते हैं 9+2 संरचना। तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के फ्लैजिलम में 9+2 संरचना पाई जाती है। इसमें रेक्टिका या वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। यूकेरियोटिक में वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें सोमेटिक डिवीजन या जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इनमें विखंडन और मुकुलन। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन कैसे होता है? विखंडन। विखंडन से मतलब होता है जैसे ये एक कोशिका है तो ये 2 भागों में टूट गई, ठीक, 2 बराबर भागों में टूटेगी तो ये विखंडन हो गया। लेकिन मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में कोई भी सेल, जैसे ये एक सेल है तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या होगा, एक बड डेवलप होगी, छोटी सी बड। फिर वो धीरे धीरे वो बड क्या है, अपनी मदर सेल से अलग हो जाएगी। तो मतलब मुकुल या बड का निकलना, फिर बड का धीरे धीरे मदर सेल से अलग होना, वो प्रक्रिया हो गई मुकुलन। और विखंडन में क्या होगा, दोनों सेम डिवाइड होंगी बीच से, तो उस क्रिया से इसमें कोशिका विभाजन होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल में कैसे होता है? यूकेरियोटिक सेल में समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। ठीक है। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया, एक क्रोमोसोम पाया जाएगा, जबकि इनमें क्रोमोसोम एक से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये हो गए हमारे कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है। इनके मुख्य मुख्य अंतर हम एक बार फिर देख लें ब्रीफ में। तो ये अविकसित प्रकार की, ये सुविकसित प्रकार की। इनमें सुविकसित के इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या है, जो भी झिल्लीयुक्त कोशिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होती है। इनकी सेल वॉल पतली होती है, इनकी अपेक्षाकृत दृढ़ होती है, थिकनेस होती है। इनमें प्रोकैरियोटिक में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी फ्लैजिलम में 9+2 की व्यवस्था नहीं होती, इसमें 9+2 की व्यवस्था होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें कोशिका का विभाजन कैसे होगा, विखंडन और मुकुलन द्वारा, जबकि इनमें कैसे होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। इनमें क्या पाया जाता है, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। इनमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का अभाव होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गए इनके बीच में मूल अंतर। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं।